हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होगे। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट कैसे आते हैं? जैसे आपका मोबाइल हो गया, टोस्टर हो गया, या फिर आयरन आप प्रेस करते हैं जिससे कपड़ों को, वो हो गए। तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हमने इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया और वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कैसे? चलिए इस टॉपिक में हम यही सब समझेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है हीट को। चलिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। चलिए अब इसी वे में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट हमने मान लिया कि चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। और वायर को क्या मान लिया हमने? रोड मान लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी हुई हुई हाँ, वायर क्या है? रोड। अगर वही स्मूथ रोड होगा तो स्मूथ रोड में कार आसानी से मूव करेगी, अच्छे से, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर रफ रोड हुआ तो कार एक तो स्लो भी चलेगी, उबड़ खाबड़ रास्ते में, पथरीले रास्ते में, रफ रोड में क्या होगा? कार हमारी धीरे भी चलेगी और उसके टायर क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। तो अगर वायर रफ होती है तो एज अ रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर करंट को रेजिस्टेंस मिलता है फिर हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, आई बात समझ में आपको? वायर वायर अगर रफ होती है तो किस तरह का काम करता है? रेजिस्टेंस का। वायर अगर रफ होगी तो रेजिस्टेंस का काम होगा। और करंट को रेजिस्टेंस मिलता है तो क्या करता है? करंट अगर रेजिस्टेंस पाता है तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब अब डेफिनेशन समझते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट में क्या पास होता है, किसी भी कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? एक रेजिस्टेंस की वजह से। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस कैसा होगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगा। चलो तो एक डीप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम। कैसा डीप कॉन्सेप्ट? इसी को ही हम और इजी वे में समझते हैं। करंट क्या होता है? करंट करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये हम सब जानते हैं और मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि करंट क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। वो अगर वायर एटम में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? टकराते हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो क्या होता है? टकराने से एनर्जी लूज करते हैं, ये एनर्जी लूज करते हैं। लूज करेंगे फिर क्या होगा? यही एनर्जी बन जाती है हीट। यही एनर्जी को हम कहते हैं, यही एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? टकराव, अगर टकराव होगा, इलेक्ट्रॉन का एटम से टकराव होगा तो एनर्जी लूज होगी। एनर्जी लूज होगी और लूज होगी तो हीट प्रोड्यूस होगा। ओके,
टकराव होगा तो एनर्जी लूज होगी। टकराव किसके बीच में होगा? वायर के एटम्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराव होगा, जिससे एनर्जी लूज होगी और वही एनर्जी क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस होगी। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होप सो इतना समझाने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ये फॉर्मूला क्या है। मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। अब देखते हैं हम ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या है। इसे हम कहते हैं जूस लॉ। जूस लॉ इसे किसने इन्वेंट किया था? एक जूस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, तो इसको हमने बोल दिया जूस लॉ। तो इन्होंने बताया क्या था इसमें, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा था अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा धक्का लगेगा। किसके बीच? इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, मतलब टकराव होगा, ज्यादा धक्का लगेगा। अगर ज्यादा धक्का लगेगा तो क्या होगा? ज्यादा धक्का लगेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, मतलब टकराव ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, टकराव कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। अगर आई स्क्वायर डबल हुआ तो हीट कैसा होगा हमारा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आते हैं एक मार्क्स की क्वेश्चन में आते हैं कि अगर आई स्क्वायर हमारा डबल हो गया तो, आई स्क्वायर तो डबल है ही, तो हीट हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। करंट अगर डबल हुआ तो हीट क्या होगी? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया करंट का। अब रेजिस्टेंस देखते हैं हम। इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। रेजिस्टेंस पतली वायर में होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर वही मोटी वायर होगी तो कम रेजिस्टेंस। और ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो ज्यादा हीट, कम रेजिस्टेंस होगी तो कम हीट। इसका मतलब पतले वायर में क्या होगा? ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अगर मोटी वायर होगी तो कम हीट प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ये देखिए, जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं, जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं इस टाइप के, ऐसे 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 कुछ होते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये हमारा बल्ब होता है। ये फिलामेंट कैसे होते हैं? पतले होते हैं। उनके फ्यूज वायर भी पतले होते हैं। पतले की वजह से इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए हीट इनको ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से ये ग्लो करते हैं। यही रीजन है कि इसमें रेजिस्टेंस के वायर जो होते हैं पतले होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर आई डबल होगा तो हीट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आई अगर डबल होगा तो हीट हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। और आर का हमने देखा, अगर आर ज्यादा होगा, पतली वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, और मोटी वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, और इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। पतली वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मोटी वायर में रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। और टाइम जितना ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वायर में, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, ज्यादा करंट, पतली वायर और ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम अब हम मूव अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हीट क्या क्या प्रोड्यूस करता है किसमें? रजिस्टर में। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, और आर के रेजिस्टेंस के और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट डबल होगा तो हीट चौगुना हो जाएगा।
अगर R बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा। इसमें यही बताया गया है कि ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम अभी दूर करते हैं कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो कैसे जलता है। ये कंफ्यूजन हम इसमें दूर करेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का फिलामेंट होता है। कुछ इस टाइप का फिलामेंट होता है जो कि टंजस्टन वायर का ये बना होता है। टंजस्टन वायर का ये बना होता है और फिलामेंट बहुत ही पतली वायर से बनता है। और जैसे ही ये करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस गर्म होता है, करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस गर्म होता है तो लाइट, उसमें से लाइट ग्लो होता है, इतना ज्यादा वो हीट हो जाता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, हाँ, कुछ टाइप का होता है फिलामेंट। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंजस्टन का, टंजस्टन वायर का, जो कि बहुत ही पतला वायर होता है। जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये फिलामेंट ग्लो करता है, इतना गर्म हो जाता है कि इसमें से लाइट जलने लगती है। यही है बल्ब की कहानी कि इस तरह से बल्ब जलता है। तो क्वेश्चन ये है कि बल्ब गर्म होता है या लाइट जलती है। ये आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, देखते हैं किसका सही होता है। अब हम समझते हैं फ्यूज को। फ्यूज कैसे गर्म होता है। ऐसे हम फ्यूज को समझते हैं। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी हीरो है, हमारे पूरे घर को ये फ्यूज बचाता है। वो कैसे बचाता है, चलिए समझते हैं। अगर नॉर्मल करंट है तो इसका मतलब फ्यूज सेफ है नॉर्मल करंट में। अगर यही करंट ओवरलोड हो गया तो करंट, इसका मतलब बहुत ज्यादा हो गया। और करंट ज्यादा हो गया तो फ्यूज वायर गर्म हो जाता है। फ्यूज वायर गर्म हो जाता है और क्या हो जाता है, पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। फ्यूज वायर गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इसका मतलब कि फ्यूज वायर जान देता है किसको, इस आपके घर को बचाने के लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउस होल्ड एप्लियंसेस, इसमें हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से एप्लियंसेस में यूज होता है। जैसे हो गया लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, टोस्टर, ओवन, कैटल एंड हीटर। ये सारे क्या है, जूस हीटिंग पे काम करते हैं। इनमें कौन सा फंक्शन यूज होता है, जूस लॉ। हाउस होल्ड एप्लियंसेस जैसे हो गया, ये है लॉन्ड्री आयरन, ये है टोस्टर, ये है ओवन, हीटर। ये सारे फंक्शन किस पे काम करते हैं, जूस लॉ ऑफ हीटिंग पे। इन सब के अलग अलग फ्यूज, इन सब के अलग अलग वोल्टेज होते हैं। डिफरेंट फ्यूज हम यूज करते हैं सबके लिए और डिफरेंट डिफरेंट करंट इनमें लगता है। चलिए एक एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी क्या है, किस पे काम करता है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग पे। हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे हीटिंग जो है लाइट प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्यों उसको जला नहीं देता है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है। चलिए ये सब हम समझते हैं, वो भी हीट करने पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या यूज ऐसा होता है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है। इसमें एक वायर होता है, एक फिलामेंट होता है जो किसका बना रहता है, टंजस्टन का। और टंजस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है,
3380 डिग्री। इसका मतलब 250 से 3350 डिग्री तक ऑलमोस्ट होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो टंजस्टन हमारा पिघलने लगता है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 3380 डिग्री सेल्सियस। इसको हम यूज़ करते हैं फिलामेंट में। क्यों? क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जब करंट पास होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है बल्ब में, वायर में जाती है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है बल्ब में तो ये फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है जिसकी वजह से ये ग्लो करता है, और ये हाई टेम्परेचर पे ही जल सकता है, इसमें लाइट आ सकती है। अगर इन सब से भी थोड़ा कम हुआ इसका टेम्परेचर तो इसका फिलामेंट ये पिघल जाएगा। और इसमें क्या इंसर्ट करते हैं हम? नाइट्रोजन गैस, आर्गन। किस लिए यूज़ करते हैं ये सब नाइट्रोजन गैस और आर्गन? ताकि इस फिलामेंट के लाइफ स्पैन को हम इंक्रीज कर सकें, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक ये चल सके। ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं ये दोनों गैसेस। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फ्यूज़ समझते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फ्यूज़ क्या करता है? फ्यूज़ क्या काम है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, फ्यूज़ का क्या काम है मैंने अभी आपको बताया था, पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि ये क्या काम करता है कि इसके जो वायर होते हैं ये खुद जल जाता है लेकिन आपके घर को बचा लेता है। वो कैसे? क्योंकि जब हाई वोल्टेज मिलता है तो इसके वायर जो है पिघल जाते हैं, पिघल के सर्किट ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं हाई वोल्टेज मिलने पे, अगर फ्रिज में हाई वोल्टेज मिल गया, एसी में मिल गया, तो ये सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए फ्यूज़ का क्या काम है? खुद तो पिघल जाता है लेकिन आपके घर को बचाता है। कैसे? फ्यूज़ प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड एप्लायंसेस फ्रॉम एक्सेसिव करंट। फ्यूज़ क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंसेस को एक्सेसिव करंट देने से बचाता है। दे आर प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। ये किस में प्लेस्ड होते हैं? सीरीज में। जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हम फ्यूज़ लगाते हैं। इफ़ द करंट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट द फ्यूज़ वायर मेल्ट। अगर करंट इसको ज़्यादा मिल गया, लिमिट से भी ज़्यादा मिल गया, तो ये क्या काम करेगा? वायर पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी और करंट का फ्लो रुक जाएगा। यही काम करता है फ्यूज़। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक ओवन है हमारे पास, उसको कितना सप्लाई चाहिए? 220 वोल्ट उसको पावर चाहिए, 220 वोल्ट का उसको करंट चाहिए, और कितना वो कंज्यूम करेगा? 1100 वॉट वो कंज्यूम करेगा। इतना 1100 वॉट का पावर वो कंज्यूम करेगा, और कितना वोल्टेज चाहिए? 220 का वोल्टेज। तो आपको बताना है कि कितना उसको करंट मिलना चाहिए, कैलकुलेट करना है कि वो उस ओवन को कितना करंट सप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूला हमने पढ़ा था और आगे अभी हम देखेंगे। P = VI पावर का फॉर्मूला होता है। V क्या है हमारा? वोल्टेज, और I है करंट। तो पावर कितना मिल रहा है हमें? 1100, और वोल्टेज 220, और I हम आराम से निकाल सकते हैं। तो करंट कितना मिलेगा इसको? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का इसको करंट चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। विच फ्यूज रेटिंग शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द ओवन। कौन सा फ्यूज बेस्ट रहेगा ओवन के लिए? तो हमेशा जितना करंट सप्लाई हो रहा है उस ओवन में उससे ज़्यादा ही फ्यूज होना चाहिए उसका। सपोज इसको 6 एम्पियर का फ्यूज मिलना चाहिए। क्यों 10 एम्पियर का नहीं मिलना चाहिए? उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी हमारी, और ये सेफ्टी इसकी कम हो जाएगी। और 5 एम्पियर में क्या, अगर 5 एम्पियर अगर हम देंगे तो ये जल्दी कट हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और फ्यूज समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि 1000 वॉट का आयरन बढ़िया रहेगा कि 2000 का वॉट का आयरन, किसमें पावर सबसे ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, किसमें होगी? 2000 वॉट में। चालू है, किसमें ज़्यादा होगी? 2000 वॉट में आयरन का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा होगा। तो
पावर क्या होता है कि ये बताता है कि करंट की स्पीड कितनी है, कितनी ज़्यादा स्पीड है और कितनी ज़्यादा से वो काम कर रहा है। तो यही बोला गया इलेक्ट्रिक पावर में, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या प्रोड्यूस करता है वो? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू VI। और V को हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू VI। V का फॉर्मूला क्या होता है? IR। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं V हमारा IR इंटू I, जिसकी वजह से ये हो जाएगा I स्क्वायर R। तो हमारा P क्या हो सकता है? I स्क्वायर R भी हो सकता है। तो है अभी क्या हो गया? V इक्वल टू IR हो गया। अब इसको हम V अपॉन R लिख सकते हैं और ये I। अब यही वैल्यू P इक्वल टू VI को हमने पुट कर दिया किस पे? I वाले पे, V अपॉन R। तो ये क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। तो इसके 3 फॉर्मूले हमें मिल गए। कौन कौन से? एक तो P इक्वल टू VI ये फॉर्मूला, दूसरा P इक्वल टू I स्क्वायर R और तीसरा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों फॉर्मूले पावर के होते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वॉट। और एक वॉट में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है एक डिवाइस? कितना एम्पियर कैरी कर रहा है? 1 एम्पियर कैरी कर रहा है। इसका मतलब कि हर एक सेकंड में कितना करंट वो कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। कौन? वॉट। एक वॉट इक्वल टू द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस कैरिंग 1 एम्पियर। इसका मतलब हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी यूज हो रही है। ये हमें एक वॉट ये बताता है कि हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी, कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। अगर 100 वॉट का बल्ब है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 100 एनर्जी कंज्यूम हो रही है। 100 वॉट बल्ब में कितनी हो रही है? 100 एनर्जी। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, आप सब ये नोट कर लीजिएगा। तो 100 वॉट में के बल्ब में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वहीं अगर 2000 वॉट का ओवन हो गया है तो उसमें कितना कंज्यूम हो रहा है एनर्जी? उसमें भी कितनी हो रही है? 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यही बोला है, यही है 1 वॉट का डेफिनेशन। द पावर कंज्यूम बाय ए डिवाइस कैरिंग 1 एम्पियर। आप ऐसे समझ सकते हो वोल्टेज क्या है? हम वोल्टेज धक्का का काम करता है, मतलब पुश करता है किसी भी चीज को। करंट क्या है? जो कि आपके वायर में फ्लो करता है करंट। और पावर क्या है? पावर है जो वोल्टेज है, मतलब कि जो धक्का दे रहा है करंट को, कितने स्पीड में वो फ्लो कर रहा है, वो है पावर। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या है? ये हमारी बैटरी, करंट मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये बैटरी, और ये क्या है? हमारा रेजिस्टर। और ये जब मूव कर रहा है तो क्या ऑन हो रहा है, क्या ग्लो कर रहा है? बल्ब। करंट पास हुआ, फिर रजिस्टर से होके गुजरा। रजिस्टर मैंने आपको बताया था कि फिलामेंट खुद एक रजिस्टर है, रजिस्टर का काम करता है। रजिस्टर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। और 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। ये है फॉर्मूला। पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम, कि एक एनर्जी में पर सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। एक पावर हमें ये बताता है। और 1 वॉट क्या बताता है? 1 वॉट का बल्ब पर सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बल्ब या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एप्लायंसेस हो,
कितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर एक सेकेंड में, हमें 1 वॉट बताता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।